नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हिंदी का पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं और इस पहले टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है इसको पहले हम बेसिक समझ लेते हैं और इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। देखिए, आप जब कुछ बोलते हो तो सबसे छोटी इकाई जो होती है उसकी ध्वनि होती है, यानी कि उच्चारित जो इकाई होती है सबसे छोटी उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। और अगर उसी को लिख दिया जाए किस पे? कागज पे या कहीं पे भी, उसे बोलते हैं वर्ण। यानी कि वह मूल इकाई जो सबसे छोटी होती है उसे हम ध्वनि बोलेंगे, अगर उसी को लिख दिया जाता है उसे बोलते हैं वर्ण। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लो राम लिख रहे हैं तो राम में आप देख सकते हैं ये राम तो पूरा शब्द हो गया, पर राम में रा है और रा के बाद आप देख सकते हैं बड़ा रा और उसके बाद माँ। पर यहाँ रा भी जो है मिलकर बना किसी न किसी से। जैसे रा हम तोड़ दिया जाए व्यंजन में और उसके बाद उसमें बड़ा आ मिला दिया जाए, फिर उसके बाद माँ, माँ भी यहाँ पे व्यंजन है और साथ में हम आ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रा है अपने आप में एक स्वतंत्र है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं है। इसका मतलब उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम वर्ण बोल सकते हैं। अगर हम उसको उच्चारित करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ध्वनि। यानी कि सबसे छोटी इकाई जो कि उच्चारित की जाती है उसे बोलते हैं ध्वनि, और उसी को अगर लिख दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं वर्ण। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है? अक्षर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अक्षर कैसे मिलकर बना। जो रा है, रा मतलब होता है कंप्लीट रा जिसमें आ नहीं होता है, पर उसमें अंदरूनी रूप से आ मिला होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बड़ा आ मिला हुआ है। और साथ में इसमें माँ भी जो जोड़ दें हम तो माँ भी अपने आप में अकेला नहीं है, माँ के साथ में आ मिला हुआ है। इसका मतलब माँ कैसे बन रहा है? आ के साथ में। तो यहाँ पे अगर व्यंजन के साथ स्वर मिल जाए तो उसे कंप्लीट हम क्या बोलेंगे? अक्षर। यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। और अक्षरों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? पद। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक एक करके। पद मतलब होता है कंप्लीट, जैसे हम राम लिख देते हैं वो हो गया पद। यानी कि वाक्य में छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं जिनका मतलब मीनिंग होता है उसे हम बोलते हैं पद। और पदों से मिलकर एक से अधिक पद मिल जाए, जैसे मतलब मेरा खाना या मुझे जाना, इस प्रकार से हम जो है दो तीन शब्दों को आपस में, दो तीन शब्द मतलब पदों को आपस में मिला दिया जाए तो उसे बोलते हैं पदबंध, या फिर उसे हम बोलेंगे वाक्यांश। और वाक्यों से मिलकर उपवाक्य बनते हैं। वाक्य से छोटे होते हैं उपवाक्य और वाक्यांश से बड़े होते हैं। जैसे देखिए, की है, जिससे है, जिसे है, जिसको है, जिसमें, ताकि, ये जो है उपवाक्य कहलाते हैं। मतलब वाक्य मूल वाक्य होता है उसके अंतर्गत ये काम करते हैं। और कंप्लीट जो वाक्य होता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीट क्या है? ये वाक्य है। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी, या फिर उसे बोलना उच्चारित किया जाए तो ध्वनि। ध्वनि से मिलकर अक्षर, अक्षर से मिलकर पद या शब्द, और शब्द से मिलकर पदबंध बनेंगे। पदबंध मतलब होता है वाक्यांश। उसके बाद है पदबंध से मिलकर उपवाक्य बनते हैं और उपवाक्य से मिलकर वाक्य बनते हैं। अब हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है अक्षर जो होता है ध्वनि का लिखित और वर्ण, तथा जो होता है मतलब ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण और ध्वनि का उच्चारित रूप होता है अक्षर। और जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं अक्षर। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने देखे हैं ध्वनि उच्चारित रूप में, पर अगर वही लिखित रूप में कर दिया जाए तो वो होती है वर्ण। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक मतलब जो कि मतलब एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम बोल सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे शब्द। जैसे राम, रा बस बोल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर राम पूरा बोल दिया जाए तो वो शब्द होता है, यानी कि सार्थक होती है। ठीक है, वर्णमाला, यहाँ हम देख सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। और वर्णमाला पूर्व निश्चित, निश्चित क्रम और व्यवस्थित रूप से लिखित जो ध्वनि होती है, चिन्ह होते हैं, उनका क्रम होता है। साथ ही अगर देखें तो वर्णमाला में कुछ कलेक्शन होते हैं अक्षरों के, तो उन अक्षरों में दो चीज़ें आ जाती है। एक तो आ जाता है स्वर जो कि 11 होते हैं, एक आ जाते हैं व्यंजन जो कि 33 होते हैं। टोटल मिलाकर 44 होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 52 क्या होते हैं? तो 52 में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम आगे देखेंगे 52 कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला को मुख्य रूप से हम देखें तो स्वर और व्यंजन में बांटा गया है, परंतु तीन भाग होते हैं यहाँ पे। एक अयोग बहा भी होता है। अयोग बहा आपने देखे, अम की बिंदु होती है और आहा की बिंदु होती है, तो इनको अयोग बहा बोलते हैं। ये आ ई उ के साथ में लिखे जाते हैं, पर ये स्वर नहीं होते, ये क्या होते हैं? अयोग बहा। इनमें जब हम बोलते हैं तो नाक की सहायता से इसको बोला जाता है, क्योंकि अम की बिंदी लगी और आहा की बिंदी। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम जो है इसको मतलब अयोगवाह या फिर अनुस्वार इसको बोलते हैं, अनुस्वार आ को, और आहा को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, जैसे विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे वहाँ पे काम आएंगे। ना तो व्यंजन होते हैं ना तो स्वर होते हैं। चलिए स्वर की संख्या होती है 11, जैसे कि छोटा आ होता है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। र ऋषि का होता है, छोटा ए होता है, बड़ा ए। ओ होता है और औ होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अम की बिंदी वाला आ भी लिखा जाता है और आहा की बिंदी वाला भी लिखा जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं इनको? अयोगवाह। सेपरेट सेपरेट बोला जाए तो इनको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, व्यंजन की संख्या, अच्छा स्वर वो होते हैं जो बिना किसी सहायता के आसानी से बोले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अ, कोई आपको मेहनत नहीं लगी। ठीक है, अ आ, इस प्रकार से आप बोल रहे तो कोई मेहनत नहीं लग रही। ई, छोटी ई बोल दिए, बड़ी ई भी बोल दिए। इस प्रकार से आपको बिना किसी सहायता से जो ध्वनि उच्चारित की जाती है उसे बोलते हैं स्वर। परंतु जिनमें किसी न किसी स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें बोलते हैं व्यंजन। और व्यंजन की संख्या होती है 33 यानी 33। इसमें से कुछ कलेक्शन, जैसे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन से मतलब होता है, आपने देखा होगा क ख ग घ, यानी कि क च ट तप, कचट तप, यानी कि का के 5 वर्ण हो गए, चा के 5 वर्ण, ता के 5 वर्ण हो गए, टा के, और ता के 5 वर्ण और पा के 5 वर्ण। इस प्रकार टोटल 5 5 मिला दिया जाए तो 5 × 5 यानी कि टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं? 25। तो इन्हें बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। कुछ होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब अंदर से, जैसे कि आप या बोलते हो, या, देखिए अंदर से ध्वनि आ रही। या, र भी बोल रहे हैं अंदर से आ रही, ल भी बोल रहे थे अंदर से आ रही, व भी, यानी कि 4 जो वर्ण होते हैं, ये तो या होता है, रा होता है, ला होता है, व, या र ल व, ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, बहुत अंदर से ध्वनि निकल कर आती है। ठीक है, इसके अलावा संघर्षी व्यंजन। संघर्ष मतलब कोई घर्षण होता है, जैसे आप स बोलो, श बोलो, शा सिटी वाला सा, षटकोण का सा, और या फिर हा बोलो, मतलब या तो आप सा बोलो, या तो सिटी वाला सा बोलो, या षटकोण का सा बोलो, या हा बोलो। तो ये चारों जो वर्ण हैं वो उनमें काफ़ी घर्षण होता है, मतलब हवा निकलते समय काफ़ी घर्षण करती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्ष करके निकलते। आप जब बोलो गर्मी पैदा होती है, आप बोलकर देखो ह बोलकर देखो, देखिए गर्मी पैदा होती है। श इस प्रकार से अगर बोलेंगे तो देखिए काफ़ी घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। चलिए यहाँ पे हमने जो है व्यंजन देखे, स्वर देखें। चलिए अब हम जो है यहाँ पे वर्णमाला के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू मतलब होता है 4 ऑप्शन में से एक आपको राइट आंसर बताना है। अब राइट आंसर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। यानी कि जब ये वर्णमाला वाला टॉपिक ख़त्म होगा तो आपके वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम वर्णमाला के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे जिस भी प्रकार से एग्जाम में बनते हैं, और उनके जो डिस्क्रिप्शन है या डिटेल है जो भी, उनको एक प्रकार से डिस्क्राइब भी किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अर्धस्वर। अर्धस्वर है, अर्धस्वर क्या है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्धस्वर हम क्या बोल सकते हैं, हमने एक तो स्वर पढ़े हैं और एक पढ़े हमने व्यंजन, दो चीज पढ़े। तो ना तो जो व्यंजन होंगे ना तो जो स्वर होंगे, इन्हें क्या बोलेंगे हम? अर्धस्वर। तो हम इसकी पूरी लिस्ट अभी देखेंगे कि कौन कौन सी क्या चीज़ें होती है। तो देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ तो स्वर देखने को मिल ही नहीं रहा है, व्यंजन व्यंजन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे व्यंजन जो कि व्यंजन ना हो उन्हें क्या बोलेंगे हम? अर्धस्वर बोलेंगे, क्योंकि वो स्वर तो होंगे नहीं, तो वो कहाँ अटक जाएंगे? बीच में अटक जाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है या और वाह। तो यह और वह जो है ए नंबर का राइट आंसर है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक होते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन का मतलब होता है, यहाँ पे हम देखते हैं क से लेकर म, यानी कि आप देख सकते हैं क, उसके बाद होता है चा, फिर होता है टा, और फिर होता है ता, और फिर होता है पा। यानी कि 5 जो वर्ण होते हैं इनके 5 5 के समूह होते हैं, कचट तप इन्हें बोलते हैं। टोटल मिलाकर 25 होते हैं। 25 वर्णों का जो समूह होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी। अब इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको कुछ अलग अलग प्रकार से यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको पहले देख लेते हैं। संघर्षी व्यंजन हमने ऑलरेडी देखे थे, जिसमें ऊष्मा यानी कि हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन या वो संघर्षी व्यंजन, जैसे सीटी वाला सा होता है, षटकोण का सा, सरोती वाला सा होता है, और हा हलवाई का, ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन। फिर होते हैं स्पर्श। स्पर्शी तो होते हैं, साथ में संघर्षी होते हैं, यानी कि स्पर्शी होते हैं 25, इसी में से वो संघर्ष यानी ज़्यादा हवा के साथ निकलते, जैसे कि च,
च होता है, छ, ज, झ। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रही है, संघर्ष हो रहा है, इसलिए इन्हें बोलते हैं स्पर्श के साथ साथ संघर्षी व्यंजन। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है जो कचट तप होते हैं इनका हर एक का पांचवा वर्ण, जैसे कि क, ख, ग, घ, ञ, ठीक है। इसके बाद हम बोल सकते हैं क, ख, च, च, ज, झ, अंग, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो देखिए लास्ट के जो आ रहा है वो एक प्रकार से नाक की सहायता से बोले जा रहा है, नाक का प्रयोग उसमें हो रहा है, इसलिए उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। जैसे कि यहाँ होता है, अंग होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अणा होता है, न होता है, मा होता है, ये सब जो है क्या है, अनुनासिक। पार्श्विक होता है, ल होता है, ठीक है। इसके अलावा उत्सिष्ट या द्विष्टर या ताड़न जात, ये जो होते हैं ड़ होता है, ढ़ होता है, ठीक है, ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्सिष्ट कहलाते हैं। प्रकंपित या लुंठित होता है, र होता है, ठीक है। इष्ट स्पष्ट या संघर्षहीन या अर्धस्वर। अब अर्धस्वर की बात हो तो य और व होते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर था। य और व ना कि स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, ये होते हैं अर्धस्वर, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब मध्य स्वर होते हैं, तो मैंने आपको स्वर की संख्या बताया था, स्वर की संख्या होती है 11। इन 11 में भी 3 कैटेगरी होती है जो कि जीभ की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ हो जाते हैं अग्र स्वर, कुछ हो जाते हैं मध्य स्वर और कुछ हो जाते हैं पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर से मतलब क्या है, जीभ है, जीभ की सहायता से हम बोलते हैं। जीभ के अगले भाग का प्रयोग करके अगर बोला जा रहा है तो वो कहलाएंगे अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं ई आ जाता है, बड़ा ई भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ए आ जाएगा, छोटा ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर, जैसे आप देखिए ओ बोलिए ओ, तो आपको मध्य स्वर में आ देखने को मिलेगा, छोटा आ, और पश्च स्वर में बड़ा आ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए स्वर की 3 कैटेगरी देखें हमने, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो ओ है, ओ भी आपको देखिए यहीं पे देखने को मिल रहा है सामने, ठीक है। और ए जो है आपका सामने देखने को मिल रहा है, ए जो है, ई जो है सामने देखने को मिल रहा है, पर अ जो है मध्य में देखने को मिल रहा है। तो मध्य स्वर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं जीभ की स्थिति के अनुसार अग्र स्वर जो होते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ई होता है, बड़ा ई होता है, छोटा ए, बड़ा ए, ऋषि। और मध्य स्वर में ओनली अ होता है, ओ, छोटा अ। और पश्च स्वर में सारे बड़े स्वर आ जाते हैं, ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। अब छोटा स्वर भी आता है, देखिए ऊ, अंदर से देखिए आवाज आ रही ऊ, ऊ, बड़ी ऊ, है ना। इसके अलावा देखिए ओ, औ, ठीक। इस प्रकार से आप देखिए ऑल इंडिया लिखते हैं, ऑल इंडिया, तो हिंदी में तो देखिए आपको चंद्र बिंदु वाला आता है, चंद्र बिंदु नहीं, आधा अर्ध चंद्र बिंदु होता है। तो ये जो कंप्लीट है वो पश्च स्वर होते हैं। तो आप इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो आप आगे हल कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारे पास में जब हम उच्चारण करते हैं तो 5 चीज़ों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी, देखिए यहाँ देखिए आपको कंठ देखने को मिलेगी, कंठ है, देखिए इसकी सहायता से भी, जैसे अगर बीच में कहीं भी हम कोई अंगों का प्रयोग नहीं करते हैं उच्चारण करने के लिए, तो वो अंदर से ध्वनि आ रही, और अंदर से आ रही इसका मतलब वो है कंठ है। तो जैसे आप देखिए अगर क बोलते को, देखिए अंदर आप जो जीभ ना तो कहीं टकरा रही है ना कोई चीज़ से स्पर्श कर रही, तो इसका मतलब अंदर से आवाज़ आ रही को। और अगर हम प बोलते हैं प, तो देखिए ओंठ की सहायता से बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हो गई कंठ, उसके जस्ट ऊपर आए तो देखिए जीभ आप ऊपर उठाकर देखिए, सबसे पहले ये देखिए जीभ सबसे ऊपर उठाकर देखिए, इसका मतलब जहाँ तक पहुँच रही है उसे बोलते हैं मूर्धा। और मूर्धा के जस्ट आगे होता है तालु, तालु के बाद होता है दंत, दांत, और दांत के बाद होता है ओंठ, जो हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है। तो 5 चीज़ें होती है। इन 5 चीज़ों में से किसी से भी अगर कोई मतलब कोई अक्षर बोलते समय अगर कोई चीज़ स्पर्श कर रही है, कहीं टकरा रही है, तो इसका मतलब वो शब्द उससे रिलेटेड हो जाएगा अक्षर। तो यहाँ पे जैसे प हम बोल रहे हैं प, तो देखिए किसकी सहायता से बोल रहे हैं, ओंठ की सहायता से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठव्य या ओष्ठ्य। अब कभी कभी ये भी होता है कि ओंठ और दांत दोनों की सहायता से बोलते हैं तो दंतोष्ठ बोलेंगे। इसके अलावा तालु से भी बोल सकते हैं, तालु और कंठ की सहायता से, तालु और मूर्धा की सहायता से, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन भी ये बनता है। तो अभी तो हमारा राइट आंसर प उच्चारण करके देखिए आप, तो प उच्चारण करके देखोगे तो ओंठ की सहायता से बोल रहे थे, यानी कि ओष्ठ है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। तो देखिए मैंने बताया था यहाँ कंठ होती है, यहाँ पे आपकी मूर्धा होती हैं, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तालु आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपकी जो है तालु होगी, कहाँ, मतलब जब आप जीभ ऊपर पहुँचाते हैं, और मूर्धा कहाँ होगी, उसके जस्ट आगे। उसके बाद दांत होते हैं, दांत के बाद ओंठ होते हैं। तो आप देखिए नाक
देखिए नासिका वाले शब्द कहाँ से बोले जा रहा है, देखिए यहाँ से, नाक से। देखिए नाक होती है ऊपर, तो अम की बिंदु और पांचों वर्ण जो कि कचट तप के पांचवें वर्ण होते हैं वो आपके नाक की सहायता से। दंत के मूल, देखिए दांत के मूल, र र लो, देखिए दांत के मूल यानी दांत की जड़ों से बोले जा रहे हैं। फिर ओनली दंत वाले होते हैं, देखिए त वर्ग जितने भी होते हैं, त थ द ध न, देखिए त वर्ग। उसके अलावा स भी हम जो है स, ये दांत की सहायता से। पर जो दूसरे सा है, सीटी वाला सा, षटकोण का सा, वो ऊपर मतलब आप देख सकते हैं, अभी हम देखेंगे। दांत और ओठ की सहायता से वो बोला जाता है, ओष्ठ की सहायता से ओ, देखिए उ और बड़ा ऊ और पा वर्ग, प फ व भ म, ठीक है। इसके अलावा ओंठ और कंठ की सहायता से ओ, औ, आ, देखिए इस प्रकार से, मतलब एक प्रकार से जो ओंठ की सहायता से भी बोले जा रहा है और दूसरा कंठ से भी उनकी ध्वनि निकल रही है। मूर्धा जो होते हैं ऋषि वाला, ट वर्ग और स, देखिए मूर्धा यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं तालु या तालव्य, अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ई छोटी, बड़ी ई, छोटी और ता, चा वर्ग और य और श, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंठ और तालु की सहायता से छोटा ए बड़ा ए, और ओनली कंठ से बोला जाता है छोटा आ, बड़ा आ, आहा और क वर्ग और हा वर्ग। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, साथ में उच्चारण करते चलिए, उच्चारण करने में आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कंठ की। तो कंठ में देखिए कंठ की सहायता से बोले जाते हैं क ख ग घ, देखिए पूरे पांचों का वर्ग, ठीक। उसके अलावा छोटा आ और बड़ा, तालु की सहायता से बोले जाते हैं ई, देखिए मतलब मूर्धा, मूर्धा के बाद तालु, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे रहता है ना, कोई चीज़ तालु में चिपक जाती है, आप जीभ से खिसकाते नहीं खिसकती, ठीक है। तो जीभ जस्ट पीछे, दांत के जस्ट ऊपर जो जाती है वो तालु, और जस्ट अंदर जो है ऊपर आपको एक गड्ढा टाइप दिखता होगा ऊपर साइड, ठीक है, उसे बोलते हैं मूर्धा। मूर्धा होती है ऋषि, टो टो, देखिए टो ठो डो ढो 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 नौ, देखिए इस प्रकार से आप बोलकर देखिए, आपको मूर्धा समझ में आएगा। और जो श है, श, देखिए जीभ को जस्ट पीछे ले जाकर देखिए और फिर श बोल कर देखिए, श, देखिए ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा हवा निकलेगी। और थोड़ा सामने लाकर देखिए श श श, देखिए श, और सबसे आगे लाकर देखोगे तो देखिए स, दांत की सहायता से जो बोला जाता है दांत। तो आप समझ सकते हैं ओंठ की सहायता से छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग जितने भी है। कंठ और तालु की सहायता से छोटा ए बड़ा ए। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओंठ की सहायता से औ मतलब औरत का, मतलब ओखली का और औरत का, ये बोले जाते हैं। और दांत और ओंठ की सहायता से व और फा बोले जाते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए तालु की सहायता से जो है या भी बोला जाता है, और कंठ की सहायता से विसर्ग भी होता है। वत्स होते हैं, ना होता है, ठीक है, र होता है, ल होता है और चंद्रबिंदु होती है। स्वर यंत्र मुखी जो होते हैं काकल्प, यह हा होता है, हो, ठीक है। चलिए ये बेसिक चीज़ें मैंने बताया, ज़्यादा रटने की कोशिश न करें, आप उच्चारण करके देखिए तो आपको याद रहेगा। जब एग्जाम में जाओगे तो उच्चारण करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। छोटा अ, छोटे ई और छोटा ऊ, ये क्या कहे जाते हैं? तो तीन प्रकार के स्वर होते, सॉरी दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक तो होता है लघु, एक होता है दीर्घ। लघु होता है और एक दीर्घ होता है। लघु को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर, क्या बोलते हैं? ह्रस्व। और दीर्घ को बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है होता है जो अ ई उ होते हैं, ये छोटे स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर। तो ह्रस्व स्वर होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब होते हैं, देखिए 4 होती है इनकी संख्या, आप ध्यान रख सकते हैं, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, ठीक है। और ह्रस्व स्वरों को सिंगल डंडी से दर्शाया जाता है जब हम पढ़ेंगे छंद। छंद में मात्राओं को गिनना होता है। तो लघु और गुरु, तो गुरु किससे दर्शाया जाता है? दीर्घ। और दीर्घ जब भी आएंगे तो आपको 2 मात्रा गिनना होगा, और ह्रस्व जब भी आएंगे तो 1 मात्रा गिनना होगा, ठीक है। औ में किन 2 स्वरों का संधि हुआ है? संधि हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जब ये अक्षर मिलकर बनते हैं तो एक प्रकार से 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे छोटा आ और उ मिलकर तो यहाँ पे नहीं बना होगा, ठीक है। इसके अलावा आ और बड़ा ऊ मिलकर नहीं बना होगा। तो ये किससे मिलकर बना है? ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे बड़ा आ और ओ ये मिलकर जो है क्या बने हैं? ये डबल मात्रा वाला बना है। या फिर इसकी जगह छोटा आ और औ हो सकता है, ठीक है, औरत का, ठीक है। तो ये सॉरी ओखली का, तो इसको मिलाकर क्या बनेगा? जो है डबल मात्रा वाला बनेगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं ये वाले, ठीक है। बड़ा ई, छोटा बड़ा ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ किससे मिलकर बने होते हैं? आ में आ मिला दे तो क्या बन जाता है? बड़ा आ, ठीक है। इसके अलावा ई में ई मिला दे तो बड़ी ई, ऊ में ऊ मिला दे तो बड़ा ऊ।
अब कुछ संयुक्त स्वर होते हैं जिन्हें स्वर संधि मतलब संधि स्वर हम बोल सकते हैं। जैसे आ में अगर छोटी ई मिला दे तो ए बन जाता है, आ में अगर ऊ मिला दे तो ओ बन जाता है, आ में अगर ए रिक्का मिला दे तो बड़ा ए बन जाता है, और छोटा आ या बड़ा आ में ओ मिला दे तो औ बन जाता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म मतलब संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिनमें हवा बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलती। कैसे? जैसे आप ध्यान रखिए, स श श इस प्रकार से, ह इस प्रकार से अगर ध्वनि निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, तो उन्हें बोलेंगे ऊष्म, या फिर उन्हें बोलेंगे संघर्षी व्यंजन। क्या बोलेंगे? संघर्षी। तो ऐसे हमने 4 वर्ण देखे थे। तो देखिए यहाँ पे 4 वर्ण हैं। ए राइट आंसर है, श है, श है, स, ह। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ए हमारा राइट आंसर है। अब व्यंजन देखें तो व्यंजन जो होते हैं, जो स्वर की सहायता से मतलब हम देख सकते हैं निकलते हैं बाहर, उन्हें बोलते हैं व्यंजन। 33 होती है उनकी संख्या। क, च, ट, तप, ये टोटल मिलाकर हो गए 25। स्पर्शी व्यंजन इनको बोलते हैं। दूसरे होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है और अलावा। ऊष्म व्यंजन होते हैं संघर्षी व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 4, स, स, श, ह। और कुछ होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। तो छ छतरी का होता है, जिसमें क और स मिलकर और आ मिलकर बनाते हैं छ छतरी का। और त्र होता है, त और रा और आ मिलकर। देखिए ता आ रहा है, इसका मतलब इसमें ता छुपा हुआ है, तो ये बन जाता है त्र। और ज्ञानी, ज्ञा, जैसे ज्ञान वाला ज्ञा लिखते हैं कि नहीं, तो जा आधा, मतलब एक प्रकार से जा हो गया, वो आधा जा ही बोलेंगे, यानी कि व्यंजन है। और इया मिलता है और उसके बाद आ मिलता है, तो ये बन जाता है ज्ञानी। ठीक है, उसके बाद है, आप देख सकते हैं स्रा, श्रवण वाला स्रा। तो देखिए स आधा सा आधा रा और आ मिलकर ही सा बन जाते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने यहाँ पे देख लिए। तो आप समझ सकते हैं हमने ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे ये अभी देख लिए, और बाकी की भी यहाँ देख लिए। कौन सा अमानक वर्ण है? तो देखिए ख सही है, घ भी सही है, भा भी सही। तो अमानक वर्ण कौन सा? आपका सी। राइट आंसर आपका सी होगा, वो वर्ण नहीं है। ठीक है। ढ और ढ मतलब कौन से? ये इसके नीचे बिंदु है। ठीक है, ड और ढ, जैसे लड़का लड़की, इसमें लगता है कि नहीं? और पढ़ा पढ़ी, इसमें ये लगता है। तो ये किस में आते हैं? कौन से व्यंजन वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं किस में? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्क्षिप्त में आते हैं। उत्क्षिप्त में मतलब मूर्धा के साथ उत्क्षिप्त में। सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे 2 व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से? ड़ और फड़ा, मतलब पढ़ा और लड़ा। इस प्रकार से स्पर्शी व्यंजन में आप देख सकते हैं स्पर्श संघर्षी में हमने पहले भी देखे थे टेबल में। स्पर्श मतलब 25 वर्गों में से, और संघर्षी मतलब जिसमें हवा बाहर निकलती। नाक से जो, नाक की सहायता से जो बोले जाते हैं, लुंठित या प्रकंपित में र आ जाता है। पार्श्विक में आप देख सकते हैं ल आ जाता है, और अर्ध स्वर में या और वा आ जाते हैं। चलिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के मतलब नाक की सहायता से बोले जाते हैं। तो 5 टोटल होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे इंगा होता है, ज्ञानी होता है, ठीक है, णा होता है, उसके बाद आप ना और माँ। तो इस प्रकार से टोटल 5 है। तो इनमें से कौन सा बताया जा रहा है? सा तो नहीं है, ग भी नहीं है, जा भी नहीं है, तो इया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, हमने देखे क चट तप, यानी कि हर एक का जो है 5वां वर्ण जो होता है वो नाक की सहायता से बोला जाता है, यानी नासिक के वर्ण कहलाते हैं, अनुनासिक। ठीक है। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, तो हमने देखिए सबसे छोटी इकाई बोले थे ध्वनि। क्या बोले थे? ध्वनि। पर ये सिर्फ उच्चारण के काम आती है। पर अगर इसको लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाती थी? वर्ण। और वर्णों के संयोग से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द। तो वर्ण जो है यहाँ हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है। चलिए, ध्वनि या वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं? अक्षर। अक्षर से मिलकर शब्द। सार्थक चीज जो होती है वो कहलाती है शब्द। पदबंध या वाक्यांश बनते हैं इससे मिलकर। फिर उससे मिलकर बनते हैं उपवाक। उपवाक से मिलकर वाक्य बनते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रकार से मीनिंगफुल चीज, पूरा वाक्य जो होता है सेंटेंस। जैसे इंग्लिश में आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। शब्द से मिलकर एक प्रकार से हम देख सकते हैं क्या बनते हैं? एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, वो जो जैसे हमारे यहाँ पदबंध होते थे, या फिर उपवाक्य बोल सकते हैं। और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे वाक्य। चलिए, नेक्स्ट है अघोष या अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो देखिए, अघोष जो होते हैं, जैसे हम स्पर्शी व्यंजन की बात करें, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25। तो इन 25 में क्या होते हैं? क, च, ट और त और प।
इनमें जो है पाँच पाँच होते हैं, तो क के सामने पाँच होंगे, चा के सामने पाँच, टा के सामने पाँच और ता के सामने पा के सामने। तो इनका जो होता है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं अघोष होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष। और एक प्रकार से अगर देखें तो सघोष कौन कौन से होंगे? वो तीसरा, चौथा, पांचवा। पर अल्प प्राण की भी अगर बात करूं तो अल्प प्राण जो होते हैं कौन से होते हैं? ये जो होते हैं आपके पहला, तीसरा और पांचवा। तो सिंपल सी बात, जो पहला होगा वही यहाँ पे अघोष और अल्प प्राण होगा। तो पहला कौन कौन सा? देखिए, का पहला है और चा पहला है, टा पहला है, ता पहला है, ठीक है, ये सब चीज़ें पहले पहले। तो यहाँ पे झा तो नहीं होगा, ठा भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो का है यहाँ पे पहले नंबर पर, ता यहाँ पे पहले नंबर पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क और ता। मतलब हम यहाँ देखें तो देखिए आपको देखने को मिलेगा अघोष और सघोष। अघोष मतलब होता है, देखिए सघोष तीसरी, चौथी, पांचवी वर्ण होते हैं, और अघोष मतलब होता है पहला और दूसरा वर्ण। पहला दूसरा वर्ण में क ख आ जाएगा, ठीक है, चा छ आ जाएगा। पर यहाँ पे अल्प प्राण भी बोला जा रहा है, तो अल्प प्राण मात्र जो होते हैं पहले, तीसरे, पांचवे। तो यहाँ पे हमको सिर्फ दोनों मिलाकर बोल दिया जाए तो पहला ही देखना पड़ेगा या तीसरा। तो तीसरा तो यहाँ आएगा नहीं, तो पहले ही देखना पड़ेगा। तो पहले में हमारा राइट आंसर आ गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दूसरा और चौथा महाप्राण। अगर महाप्राण पूछे तो दूसरा और चौथा, अल्प प्राण पूछे तो पहला, तीसरा, पांचवा। किस में से? इस टेबल में से। इस टेबल में से आप देख सकते हैं, इस टेबल में से पहला और दूसरा जो हो जाएगा कौन सा? अघोष। पर यदि उसी की दृष्टि में पूछे कौन सा? महाप्राण, तो ये दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, यहाँ आप देखिए SSW एजुकेशन पीडीएफ है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हिंदी में मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आपको पता है 52 होते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ स्वर होते हैं, जैसे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार से उत्सित होते हैं। सब मिला जुलाकर अगर देखें तो 52 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो आप देखिए ये तो अनुस्वार है, मतलब एक प्रकार से सॉरी विसर्ग है। विसर्ग किस में आते हैं? विसर्ग आते हैं आपके अयोग बहा में। ये अनुस्वार है, ये भी अयोग बहा में आ जाता है। ये किसी प्रकार का कोई वर्ण नहीं है, तो स्वर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, बड़ा ए। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग में देखिए ट, ठ, उसके बाद ड आता है, ढ आता है, ण आता है। तो यहाँ पे से देखिए नहीं है, तो ठा तो है, ड़ा भी है, ढा भी है, तो घा यहाँ पे नहीं है। ये किसका वर्ण है? ये क, ख, ग, घ और ङ। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखें तो ये का वर्ग है, पर टा वर्ग में हमारे 3 आ गए थे। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च, देखिए बोल के देखिए, च और छ। तो देखिए कहाँ से आ रहा है च और छ? तो सिंपल सी बात है, कहाँ से आएगा? ओंठ से तो आ नहीं रहा है, कहाँ से आ रहा है? तालू से, यानी कि दांत के जस्ट ऊपर। देखिए बोल के देखिए, च और छ। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तालू। य, र, ल, व, मतलब ये जो है किस वर्ग के व्यंजन है? तो हमने देखे थे 4, मतलब जो अंदर से ध्वनि आती है। य, देखिए बोलकर देखिए, य, र, ल, व, इस प्रकार से अंदर से ध्वनि आती है, यानी कि क्या है वो? अंतस्थ, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। शब्दकोश में त्रा किस वर्ण में आता है? और त्रा जो मिलकर बनता होता है त और र और आ से, मतलब इस प्रकार से आ, और इसको मिलाकर हमारा जो है त्रा बन जाता है। तो यहाँ अगर हम तोड़े तो ये कहाँ कहाँ आता बताइए जरा मुझे। देखिए, अगर ट, ठ, ड, ढ, अणा लिखे, उसके बाद ता आता है, तो सिंपल सी बात है किसके बाद आएगा? अणा के बाद ता आ जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ए। ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अणा के बाद ता आता है। ठीक है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? फो, फो, यानी कि क्या है ये? फ जो है आप देख सकते हैं, इसमें ओंठ की सहायता ली जा रही है, ओंठ के साथ साथ देखिए दांत की। फो, फो, तो मतलब क्या है? ये दंतोष्ठ होगा। बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छो, छ, अब भी देखे थे छ, तो ये जो है तालु, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा मतलब ज्ञान वाला, तो आप देख सकते हैं ये किससे मिलकर बना था? आधा जा, आधा इया और प्लस आ। तो इसका मतलब है, देखिए आधा जा तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसिल। आधा जा यहाँ भी नहीं है, आधा जा यहाँ भी नहीं, आधा जा यहाँ है, पर यहाँ पे आ भी होना था, तो आ नहीं हुआ, आ इसके साथ जुड़ गया। अगर हम इसको तोड़ देते तो यहाँ हलंत लग जाता और यहाँ आ बन जाता। तो ले देखे ये भी सही है, तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा राइट आंसर है।
चलिए, य और ल व व्यंजन को कहते हैं, तो हमने अभी देखे थे अंतस्थ व्यंजन इनको कहते हैं। आपको बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ मतलब यहाँ से जो उच्चारित की जाती है। तो देखिए, बोलकर देखिए, देखिए यहाँ पे च, देखिए बीच में कहीं ना टकराए तो उसे बोलेंगे कंठ। तो देखिए हम देख सकते हैं क और ख, क ख मतलब अंदर से ध्वनि निकल कर आ रही है। तो राइट आंसर तो वैसे यही होगा हमारा, पर हम इनको उच्चारण करके देखते हैं। य र, ये बहुत अंदर से आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? य रो, रो मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर टकरा रही र में, तो ये नहीं होगी। च छ, च झ, ये देखिए आपकी क्या है, मतलब एक प्रकार से तालु से हो रही, तो ये भी नहीं होगी। टो, टो भी आपकी देखिए तालु, मतलब तालु और मूर्धा से टकरा कर यहाँ पर नौ, देखिए वहीं से आ रही, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? को ख, देखिए अंदर से ध्वनि आ रही है, इसका मतलब है कंठ से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है। चलिए, स और सा, ये दांत की सहायता से बोला जाता है, ये तालु की सहायता से बोला जाता है, ये मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, और ह जो अंदर से आता है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। इनमें से कौन सा व्यंजन घोष है? ठीक है, अघोष और सघोष। घोष, घोष मतलब होता है, आप देख सकते हैं हमने कौन कौन से देखे थे, तीसरे, चौथे और पांचवे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन से व्यंजन आप देख सकते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवे। तो यहाँ पे ये पहला है, ये भी पहला है, ये भी पहला है, इसका मतलब पांचवा। तो पांचवा यहाँ डी नंबर का हमारा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वर्ग मूर्धन व्यंजन है? मूर्धन मतलब जो कंठ के जस्ट बाद जिसकी सहायता से बोला जाता है। देखिए क बोल के देखिए, क तो कंठ से आ रही है, नहीं है मूर्धा। च बोल के देखिए, ये तालु से आ रही है, ये भी मूर्धा मतलब नहीं है। त बोल के देखिए, तो ये दांत की सहायता से बोला जा रहा है, ये भी नहीं है। तो ट, ट देखिए जीभ पूरी पलटती है, देखिए बोलकर देखिए ट। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? अल्प प्राण हमने देखे थे पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता था अल्प प्राण कहलाता था। तो देखिए अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? पहले, तीसरे। तो ता देखिए यहाँ पे आपका दूसरा आ गया और चौथा आ गया, ये भी नहीं होगा। ये स्वर है, ये भी नहीं होंगे। फ, अब ये भी दूसरा आ गया, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब का और घा, ये पहला वर्ण है और ये तीसरा वर्ण है। तो यहाँ हमने क्या बोले? पहला और तीसरा वर्ण जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25, जो 5-5 के पेयर में होते हैं। हर एक के 5 के पेयर में से पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा जो होते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण। मतलब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं? ठीक है, तो हर एक का यानी कि जो 25 है, 5-5 के पेयर में जो पांचवा वर्ण है, हर एक का पांचवा वर्ण, यानी कि का जो पांचवा वर्ण है, चा का पांचवा वर्ण है, तो ये कहलाते हैं नासिक के। तो यहाँ पे आप देखिए सा तो होगा नहीं, शौ, ग भी नहीं होगा, ज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर है, बी राइट आंसर है। चलिए, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ, देखिए ओ, तो आप देखिए ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ जो है किसकी सहायता से बोला, बताइए मुझे। तो यहाँ पे देखिए ओ जो है अंदर से ध्वनि आ रही ओ, ठीक है। और ओंठ की आकृति बदल रही कि नहीं? देखिए जरा बोलकर देखिए आप, ओ देखिए ओंठ की आकृति बदल रही, इसका मतलब ये अंदर से ध्वनि आ रही है तो कंठ हो गया, और ओंठ की आकृति बन रही तो ओष्ठ हो गया, यानी कि कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। छ, जो छतरी वाला छ है, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए मूल स्वर ये नहीं है, घोष भी नहीं है, तालव्य नहीं है, ये संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो हमने इनके बारे में देखे थे, 4 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, उनको आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क व्यंजन है, क पहला है। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा है, आप देख सकते हैं अघोष और सघोष। तो अघोष हमने देखे थे पहला और दूसरा, ठीक है, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो थे सघोष थे, ठीक है। उसके अलावा महाप्राण जो थे पहला, सॉरी दूसरा और चौथा थे, और अल्प प्राण कौन से थे? आप देख सकते हैं अल्प प्राण हमारा जो था एक प्रकार से पहला, तीसरा और पांचवा था। तो यहाँ पे क क्या है? तो देखिए महाप्राण तो होगा नहीं। सघोष, सघोष हमने देखे थे, सघोष आप देख सकते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये भी नहीं होगा। नाक से ये नहीं बोला जाता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अघोष हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों से मिलकर बना, तो ये तो नहीं होगा इंगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये उत्क्षिप्त होता, ये भी नहीं होगा। ढा, ये तो टा ठा डा ढा में आ जाता, तो ज्ञानी, ज्ञानी वाला जो है वो ज
प्लस इया प्लस आ, इससे मिलकर बना होता है, इसलिए इसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, 4 होते हैं टोटल संख्या। चलिए, इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है, तो स हमारा नहीं है। ये एक प्रकार का ऊष्मी व्यंजन कहलाता है। ऊष्मी व्यंजन मतलब संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब एक होते हैं अग्र स्वर, एक होते हैं मध्य स्वर और एक होते हैं पश्च स्वर। मतलब जीभ की पिछले भाग को, जो पिछले भाग की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे बोलते हैं पश्च स्वर। तो यहाँ पे देखिए, आप स्वर आपको दो ही दिख रहा है, तो ये दो आंसर तो नहीं होंगे। तो जो ई है वो शुरू से बोला जाता है, जबकि पीछे से बोला जाता है अ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो नाक से नहीं बोले जाते, मूर्धा से नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, ओंठ ए और ए मतलब ये जो है अंदर से ध्वनि एक प्रकार से निकल कर आ रही है और तालु का सहायता से बोले जा रहे हैं, तो कंठ और तालब इनको बोल सकते हैं। छ त्र ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? ये एक प्रकार के संयुक्त व्यंजन है। ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अल्प प्राण नहीं है। तो अल्प प्राण मैंने बताया था, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पांचवे। और महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण दूसरे और चौथे होते हैं। तो दूसरा और चौथा जो होगा वो होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क और देखिए क आपका पहला वर्ण है, ख आपका दूसरा वर्ण है, ग आपका तीसरा वर्ण है, च आपका पहला वर्ण है। तो पहले और तीसरे तो अल्प प्राण है। तो देखिए यहाँ पे ये अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण। तो ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो ये महाप्राण है। ठीक है, चलिए ए हमारा राइट आंसर है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया एक बार। अयोगवहा स्वर है। अयोगवहा मतलब आप देख सकते हैं, जिसमें एक अनुस्वार आता है और एक आता है विसर्ग। तो अयोगवहा में दो चीज आती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अयोग वहाँ देख भी सकते, देखिए कि एक बिंदु मतलब डॉट वाला आता है, जिसमें हम देखते हैं अगर चंद्रमा, या फिर हम लिख सकते हैं कुछ भी लिखते हैं जिसमें डॉट आता है। ठीक है, उसमें अयोग बहा अनुस्वार आता है और एक विसर्ग आता है, जो कि विसर्ग संधि की यूज होता है, तो उसमें विसर्ग दोनों जो होते हैं आपके, जैसे कि आप यहाँ पे अंगद, तो अंगद आप लिखे हो तो अंगद में देखिए आपका अनुस्वार आया है। और अगर विसर्ग का उपयोग करके आप लिखते हैं, जैसे मनः, कामना, ठीक है, पयः, इस प्रकार से आप लिखोगे तो वो होते हैं विसर्ग। ठीक है, चलिए अर्धस्वर वाला व्यंजन कौन सा है, इसको अलग कीजिए। तो अर्धस्वर मैंने बताया था या और वा होते हैं। या और वा ना तो व्यंजन होते हैं ना तो स्वर होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, या हो जाएगा। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण कहलाती है। और सार्थक इकाई की बात करें तो शब्द कहलाती है, और उच्चारित की बात करें तो ये ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरी में आप याद रखिए। चलिए, त थ द ध न, त थ द ध न बोल कर देखिए, तो आप जो है दांत के जड़ वाला, यानी कि दांत का जो आखिरी वाला भाग है उसका उपयोग कर रहे हो। ठीक है, तो ले देखें आप जो है किसका उपयोग कर रहे हो? दंत का, दांत का। ठीक है, तो ये दांत की सहायता से बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान क्या इनका? दांत है। ठीक है, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन से है? तो अंत्यस्थ मतलब जो बहुत अंदर से ध्वनि निकल कर आती है। तो ड तो होगा नहीं, स भी नहीं होगा, ट भी नहीं होगा, तो या के साथ में र भी आता है, ला भी आता है और वा, य र ल व, ये टोटल 4 जो है वो कहलाते हैं अंत्यस्थ। ठीक है, अयोग बहा वर्ण है। अयोग बहा मैंने बताया 2 होते हैं, एक अम की बिंदु वाला और एक अहा की बिंदु वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे वर्णमाला के सारे क्वेश्चन हल कर लिए। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको PDF मिल जाएगी। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ पे शुरू करेंगे। ठीक है।